नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा का पहला पाठ गद्य पाठ जो है निराला भाई देखने जा रहे हैं। उसकी लेखिका है माधवी वर्मा। अब हम लेखिका का परिचय देखेंगे। श्रीमती माधवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में वह बहुत ही चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। वह जितनी सिद्धहस्त कवयित्रियों के रूप में चर्चित है, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में विख्यात है। वह छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ है। उनके लिखे रेखा चरित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराती ही है, साथ ही साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसलिए वे काव्यात्मक रेखा चरित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचकों ने उन्हें आधुनिक मेरा कहा है। ऐसे महान साहित्य क्षेत्र में साहित्य का निर्माण करने वाली कवयित्री का निधन सन 1987 में हुआ। उनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्या, यामा कविता संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार उनकी रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ियाँ साहित्यकार की आस्था, ये उनके निबंध है। अब हम उसका विधा का परिचय देखेंगे। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। संस्मरण लेखक का दृष्टिकोण भिन्न रहता है। संस्मरण में लेखक जो को कुछ स्वयं देखता है और स्वयं अनुभव करता है, उसी का चित्रण करता है। संस्मरण का लेखक निबंधकार के अधिक निकट है। वह अपने चारों ओर के जीवन का वर्णन करता है। श्रीमती माधवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं तथा अतीत के चलचित्र संस्मरण साहित्य की श्रेष्ठ कृतियां हैं। तो हम अब उनका पाठ परिचय देखेंगे। निराला हिंदी साहित्य में छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ये आजीवन फक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन यापन करते रहे तथा दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ढोते रहे। इन्होंने परिवार के सदस्यों के वियोग की व्यथा को सहा, उसे काव्य में उतारा। अतिथ्य करने में उनका अपनापन देखते ही बनता था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करती है। उनका व्यक्तित्व लोहे के समान दृढ़ था, तो हृदय भाव तरलता से ओतप्रोत था। ये मानवता के पुजारी थे। इन्हीं गुणों को लेखिका ने शब्दांकित किया है। तो हम उनका जो पाठ है वो देखने जा रहे हैं। तो उसमें पहले परिच्छेद में लेखिका कहती है, एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी साहुनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूखे भी नहीं पाए।
उड़ना तो दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराले जी से पूछ बैठी थी, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य। उसी समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने लेखिका को क्षण भर के लिए चौंका दिया। निराला जी ने कहा, कौन बहन हम जैसे बुक्कड़ को भाई बनाएगी? ये उत्तर देने वाले के एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है। पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती की आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी, जिसने दिव्य वर्णगंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मारने, पानी भरने जैसे कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी का श्रृंगार भी किया है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली है, जितना इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यतीत करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बध उदारता का तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। वह पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया। जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है, वे जानते हैं कि यह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते हैं, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते हैं, और इस प्रकार एक विचित्र रस्साकसी में 30 दिन बीतते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने एक परिच्छेद देखा है। तो इसमें कृति में आकलन के लिए इसी प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। हाथ के आभूषकों की प्रेरणा लेखिका को इस प्रकार से मिली। उत्तर के रूप में हम देख सकते हैं, गीत सुमनों से, भारती की अर्चना से, बर्तन मारने से, पानी भरने से, कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदुओं से मिट्टी। तो इसमें हम शब्द संपदा में ये देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है स्मरण, यानी कि याद, मानव, मनुष्य। अगला शब्द है अर्चना, उपासना, आँख, झांकना। अभिव्यक्ति में हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब हम उसका दूसरा परिच्छेद देखेंगे। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को शून्य पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। अस्तु, नमक से लेकर नापित तक और चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, वह जब निराल जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। लेखिका कहती है, पर दूसरे ही दिन से मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। वे सवेरे ही पहुंचे।
उन्होंने उसे 50 रुपये चाहिए, किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठेगा, ऐसा कहा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ से किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपये देने पड़े। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। लेखिका कहती है कि एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ऑर्डर दानी को न रोका जावे तो यह मुझे भी अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। तब से फिर उसका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य कष्ट का दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे, जो साधन मात्र है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्ता जी के बिछानों का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर गृहस्वामी के विशाल आकर और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। अतिथि की सुविधा का विचार कर ये नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिला सका सब तख्त पर बिछाकर उन्होंने उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो उसके लिए हम कृति में देखेंगे कि आकलन में संजाल पूर्ण कीजिए। लेखिका के पास रखे 300 रुपये इस प्रकार समाप्त हुए। उसका उत्तर इस प्रकार हम बता सकते हैं कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने हैं, किसी तांगे वाले के माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना, मित्र की भतीजे के लिए 100 रुपये देना। तो दूसरा संजाल इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। अतिथि की सुविधा हेतु तो निराला जी ये चीजें लाए, एक नया घड़ा खरीद कर लाए, 2 गंगाजल ले आए, 3 धोती ले आए और 4 चादर ले आए। शब्द संपदा में हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित परिच्छेद से विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए, जैसे कि नरम, कठोर, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, हानि, लाभ, पसंद, नापसंद। तो अभिव्यक्ति में हम इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि अतिथि देवो भव होते हैं, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो अब हम अगला परिच्छेद देखने वाले हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा कहती हैं, तारों की छाया में उन दोनों मर्यादवादी और विद्रोही महाकवियों ने
क्या कहा सुना ये मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्ता जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं। जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लड़कियां, कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे ये कैसे कहा जाए कि भोजन करने के लिए दूसरे से घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मारने तक का काम वे अपनी अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते हैं। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसानों में मिलता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला है। श्री सुमित्रा नंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी भी कुछ ऐसी आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे ये समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अक्सर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते हैं। लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जुही के फूल हो। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया है, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया। तब तक तो इस परिच्छेद में हम कृति देखने वाले हैं। आकलन में हम देखेंगे संजाल पूर्ण कीजिए। निराला जी आकाशवात पहुंचकर कहने लगे, उत्तर है कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी, अतिथि आए हैं, घर में कुछ नहीं है। शब्द संपदा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, जैसे कि एक अकस्मात, अचानक, अतिथि, मेहमान, विस्मय, खुशी, संपन्न, समाप्त। तो अभिव्यक्ति में हम इस प्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं कि मित्रता आपके जीवन में महत्व रखती है? इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।